नरेंद्र मोदी की कैबिनेट कैसी होगी, कौन इसमें शामिल होगा, कौन बाहर रहेगा, एनडीए के किस साथी को क्या मिलेगा, ये वो तमाम सवाल हैं जो आजकल सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। कल राजनाथ और अमित शाह के बीच मंत्रालय को लेकर बातचीत हुई। वैसे नरेंद्र मोदी ही इस मंत्रिमंडल पर अंतिम फैसला लेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस के अपने इरादे को कई बार जाहिर किया है। मंत्रिमंडल को अमली जामा पहनाते वक्त मोदी के एजेंडे में ये सबसे अव्वल है। इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि मोदी छोटे मंत्रिमंडल को पसंद करते हैं। पिछले 13 साल में मोदी ने गुजरात में छोटा मंत्रिमंडल ही रखा। अब देश की बारी है। छोटा मंत्रिमंडल रखना मोदी का पुराना फॉर्मूला है, लिहाजा सारी कवायद इसी को लेकर है कि कैसे एक बेहद कारगर, असरदार और छोटी कैबिनेट रखी जाए। मोदी ने 13 साल पुरानी अपनी कर्मभूमि को अलविदा कहा। अहमदाबाद एयरपोर्ट में 6 करोड़ गुजरातियों को उन्हीं की जुबान में गुड बाय और फिर मिलने का वादा कर दिल्ली का रुख किया। गुजरात छोड़ीने जई રહ્યો છું ત્યારે જેમ આપણે કહે છે 6.25 કરોડ ગુજરાતીઓને આવજો આવજો गुजरात आवजो। दिल्ली आते ही मोदी का काफिला गुजरात भवन पहुंचा। गुजरात भवन में ही मोदी के कैबिनेट की रूपरेखा तय की जा रही है। जाहिर है सत्ता के गलियारे में इस सवाल को लेकर कयास का बाजार गर्म है। मोदी के कैबिनेट में कौन शामिल होगा और किसे निराशा हाथ लगेगी। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, अरुण शौरी, जनरल वीके सिंह, गोपीनाथ मुंडे, मुख्तार अब्बास नकवी, मनोहर पारीकर, मुरली मनोहर जोशी। राजनाथ सिंह मोदी के बाद कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखेंगे। खबर है कि उन्हें गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय मिल सकता है। अरुण जेटली देश के अगले वित्त मंत्री हो सकते हैं, जबकि पुराने नेता मुरली मनोहर जोशी को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकता है। गठबंधन की राजनीति में अपने साथी दलों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती रही हैं। मंत्री बनाने के लिए पुरानी सरकार ने कई मंत्रिमंडल के 2 भाग कर दिए। बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत की ताकत है, लिहाजा उन्हें हर किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। मोदी ने कई मंत्रालयों को एक करने का मन बना लिया है। ऐसा नहीं है कि मोदी के मंत्रिमंडल में एनडीए के सदस्यों को कुछ नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम के खाते में 4 मंत्री पद आ सकते हैं, जिनमें 2 कैबिनेट जबकि 2 राज्य मंत्री होंगे। इसके साथ ही रामविलास पासवान भी मंत्री बन सकते हैं। हालांकि रामविलास पासवान इस दौड़ में शामिल नहीं होने की बात कह रहे हैं। हम लोग जो कंसर्न है वो एक ही चीज से है कि मिनिस्ट्री जो है, मंत्रालय जो है वो प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है कि जो जनता के सामने हम लोगों ने वादा किया है, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है, और जो डेवलपमेंट का, विकास का मुद्दा है, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। दिलचस्प है कि मोदी के कैबिनेट में कोई भी हो, देश अब रिजल्ट चाहता है। देश के लोगों को मोदी से भारी उम्मीदें हैं। खुद मोदी कई बार अपनी जीत के पीछे लोगों की उम्मीद को वजह बताते आए हैं। ऐसे में मोदी से लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को अगले 100 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। मोदी को भी इसका आभास है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। नरेंद्र मोदी जैसे ही देश की बागडोर संभालेंगे, माना जा रहा है कि वो सबसे बड़ा बदलाव देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर करेंगे। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई से लेकर गृह मंत्रालय के कामकाज के तरीकों में बदलाव होगा। कहा जा रहा है कि अब सब कुछ जल्द ही बदलने वाला है। मोदी की ताकतवर और सख्त छवि का पहला इम्तिहान ये होगा कि देश के दुश्मनों के हौसले इससे कितने पस्त हुए। इसीलिए उन्होंने सत्ता संभालने से पहले ही ये समझने की कोशिश शुरू कर दी कि मौजूदा व्यवस्था में कमियां क्या-क्या हैं, कहां पर किस पेंच को कसना है। इसी सिलसिले में उन्होंने पिछले दिनों गृह सचिव अनिल गोस्वामी और पूर्व आईबी चीफ ए.के. डोभाल से मुलाकात भी की। गौरतलब है कि ए.के. डोभाल के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने की संभावना है। जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी आंतरिक सुरक्षा की उस कमी को सबसे पहले दुरुस्त करने की पहल कर सकते हैं, जिसकी बात तमाम विशेषज्ञ करते रहे हैं। देखिए, नंबर 1 मैं कहूँगा कि जो इंटर राइवलेज एजेंसीज के बीच में है वो खत्म होना चाहिए।
नंबर 2 जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके अंदर जहाँ इंटरलूपिंग होना चाहिए वो होना चाहिए। और नंबर 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा कानून बनाने से लेकर के प्रोसिक्यूशन तक, कोर्ट तक जो हमारी जो प्रोसीजर है उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत, बहुत फास्ट ट्रैक में लाने की जरूरत है। गृह मंत्रालय के कामकाज को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए इस मंत्रालय के भारी भरकम ढांचे को भी बदला जा सकता है। पी चिदम्बरम ने 2009 में ही ये कहा था कि गृह मंत्रालय को 2 हिस्सों में बांटकर आंतरिक सुरक्षा को अलग करना चाहिए ताकि उस पर ठीक से ध्यान दिया जा सके। हो सकता है मोदी ये कदम उठा लें और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी अलग व्यक्ति को दे दी जाए। ये भी हो सकता है कि आंतरिक सुरक्षा को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत कर दिया जाए ताकि पीएमओ के तहत काम करने वाली एजेंसियां रॉ और एनटीआरओ के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो का बेहतर तालमेल हो सके। लेकिन ऐसा हुआ तो किसी भी आतंकी घटना की सूरत में जवाबदेही खुद मोदी पर आ जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर एनसीटीसी की वर्तमान व्यवस्था का विरोध करते रहे हैं। इसलिए इसमें ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे ये ज्यादा कारगर बन सके। नक्सलवाद की चुनौती से निपटने के लिए एक रणनीति बन सकती है जिसमें सभी राज्यों की भूमिका एक जैसी हो। एक गवर्नमेंट पावर में आती है, वो कहते हैं हम इसको बैन लगा देंगे, दूसरे बोलते हैं ना हम इनसे जो है हम इसका मित्रता का इनके दोस्ती करते हैं, इनको टेबल बुला करके इनसे हम बातचीत करने की बात करते हैं। एक ही स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टैंड बदलती रहती है। छदम वेश में नक्सलिज्म का सपोर्ट करते हैं। उनके खिलाफ का काम करने के लिए, उनके खिलाफ अफेक्टिव कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। देश के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करने के लिए नरेंद्र मोदी को तमाम राज्य सरकारों के सहयोग की जरूरत होगी। चुनाव के मैदान में तो उन्होंने तमाम पार्टियों के ज़्यादातर नेताओं को चारों खाने चित्त कर दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें उन्हीं नेताओं से आमने सामने बैठकर बात करनी होगी। मोदी के लिए अच्छी बात सिर्फ ये है कि केंद्र में उनके पास अपने दम पर शानदार बहुमत है, इसलिए संसद में वो जो कुछ भी करना चाहें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मोदी का खास जोर रहता है और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने 3D रैलियों के जरिए ये दिखा भी दिया कि ये कितनी कारगर हो सकती हैं। ये बात तय है कि आंतरिक सुरक्षा की धार को तेज करने के लिए मोदी टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ कैबिनेट ताकतवर होगी बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी खासा प्रभाव रखेगा। पहले ही ये माना जा रहा है कि मोदी की कैबिनेट छोटी होगी, लिहाजा मंत्रालयों के कामकाज को देखने के लिए पीएमओ में ज्यादा अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। नरेंद्र मोदी इसी दफ्तर से देश में हुकूमत करेंगे। इतिहास गवाह है, जब जब देश में ताकतवर प्रधानमंत्री हुए, पीएमओ प्रभावी और असरदार हैसियत रखता दिखा है। मंत्रालयों में इसका प्रभाव कायम रहा, लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री के दौर में मंत्रालयों और कैबिनेट सचिवालय का दखल पीएमओ में बढ़ गया। जाहिर है, नरेंद्र मोदी जैसा प्रभावी व्यक्तित्व रखने वाला नेता अपने दफ्तर को कमजोर नहीं रख सकता, लिहाजा बदलाव तय है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी पीएमओ में अधिकारियों की संख्या को बढ़ाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक अफसरों की संख्या बढ़कर 45 पहुंच सकती है। मनमोहन सिंह के दौर में पीएमओ में सिर्फ 27 अफसर ही तैनात थे। अफसरों की संख्या को बढ़ाने की वजह छोटा मंत्रिमंडल का होना है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार में करीब 50 मंत्री होंगे। ऐसे में पीएमओ में काम का बोझ बढ़ेगा। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ में 2 प्रधान सचिव हो सकते हैं। मोदी गुजरात कैडर के 3 अफसरों को पीएमओ में ला सकते हैं। इन अफसरों के नाम हैं: पहला के कैलाशनाथन, दूसरा AK शर्मा, तीसरा AK ज्योति। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ में 1 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, 1 सलाहकार, जबकि 2 सचिव स्तर के अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। रॉ के पूर्व प्रमुख AK डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद मिल सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के पूर्व चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा और 1966 बैच के IAS दीपक चटर्जी को भी शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही 6 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी पीएमओ में तैनात होंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी की लिस्ट में अन्य मुद्दों के साथ साथ युवाओं, रोजगार, शिक्षा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर तेजी से फैसले लेने का है। इतना ही नहीं, बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी पीएमओ तेजी से फैसले लेगा। जाहिर है,
मोदी के गुजरात में काम करने के तरीकों से साफ है कि मोदी पीएमओ के जरिए अन्य मंत्रालयों पर सख्त नजर और नियंत्रण रखेंगे। आज तक ब्यूरो करते हुए इसे एक मजबूत कदम बताया। हालांकि नवाज शरीफ मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आज इस बाबत पाकिस्तान में एक बैठक हो रही है और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि नवाज भारत आएंगे या नहीं। छब्बीस मई को होने वाले मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में क्या शिरकत करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ? ये सवाल भारत में भी उठ रहा है और सरहद पार भी। मोदी के न्योते पर भारत आएंगे नवाज शरीफ? इस बाबत पूरी तस्वीर आज साफ होगी। हालांकि पाक विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताते हुए कहा है, अगर नवाज शरीफ व्यस्त नहीं होते हैं तो मोदी के न्योते पर शपथ ग्रहण में जरूर शिरकत करेंगे। वो न पहुंच सके तो अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। लेकिन भारत में सरकार बदलने के साथ पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता की उम्मीद बढ़ी है। It's a normal practice that if a head of government has some preoccupation, he can or she can nominate somebody else to represent. So that's a normal thing. It doesn't violate protocol in any way. मोदी की बहुमत वाली विजय पर पहली शुभकामना पाकिस्तान से ही मिली थी। नवाज ने उन्हें फोन पर बधाई दी और साथ ही पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। लेकिन मोदी ने पहल का मौका अब पाकिस्तान के पाले में डाल दिया है, जिसे भारत में विपक्ष भी सराह रहा है। वैसे बीजेपी को लेकर पाकिस्तान के मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रवक्ता सिद्दीकी उल फारूक ने ये भ्रम और भी दूर कर दिया है। उनका मानना है कि पूर्वाग्रह तो कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि वो बंटवारे के वक्त की पार्टी है। बीजेपी तो आजाद हिंदुस्तान में पनपी। जानकार भी मानते हैं कि पाकिस्तान में नवाज और हिंदुस्तान में वाजपेयी सरकार के वक्त ही दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ सबसे ज्यादा पिघली थी। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि कारगिल युद्ध भी उसी दौर में हुआ था। आज और तब में फर्क सिर्फ मोदी का है, क्योंकि नवाज वही हैं और बीजेपी भी वही है। क्या अब मोदी के शपथ ग्रहण में शिरकत कर शांति बहाली की शपथ लेगा पाकिस्तान? आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। करीब 3000 लोग इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। कई देशों के राष्ट्रपति इस लिस्ट में हैं। राष्ट्रपति भवन ने समारोह को सफल बनाने के लिए जोरदार तैयारियां की हैं। 10 साल बाद बीजेपी की केंद्र की सरकार में वापसी हो रही है, लिहाजा तैयारी भी जबरदस्त है। समारोह को भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राष्ट्रपति भवन के अधिकारी दिन रात काम में लगे हुए हैं। उम्मीद के मुताबिक करीब 3000 लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सार्क देशों को न्योता गया है। श्रीलंका और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति इसे कबूल कर चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज इस पर फैसला लेंगे, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। देश भर में आज के दिन में नरेंद्र भाई के शपथ विधि को लेकर के बहुत उत्साह है और पूरा देश भर में इसको सेलिब्रेट करने का, यानी इसके बारे में अपने उत्साह प्रकट करने का एक माहौल है। मोदी के मेहमानों की लिस्ट में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी हो सकते हैं। देश के 28 मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को समारोह में शामिल किया गया है। इसके अलावा राजदूतों को भी शामिल किया जा रहा है। सोनिया समेत तमाम सांसदों को भी न्योता भेजा जा रहा है। मोदी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ लेने वाले तीसरे पीएम होंगे। इससे पहले 1990 में चंद्रशेखर ने पहली बार परंपरा को तोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ली थी। इसके बाद 1998 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में पीएम पद की शपथ ली थी। आज तक ब्यूरो।